हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 4 में आतंक राज और डायरेक्टरी शासक जो डायरेक्टरी था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे उसके आगे, जो कि आज का हमारा पॉइंट है दास प्रथा का उन्मूलन। यदि हमारे आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ जाकर वीडियो देख लीजिए और उन वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए हम देखते हैं। आज का हमारा पॉइंट है डायरेक्टरी शासित फ्रांस दास प्रथा का उन्मूलन। तो चलिए देखते हैं तो क्या हुआ आगे। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिस्ट शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था और कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोंडेलैप और सेना डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित व एवं दूर देश जाने एवं काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी, और इस कमी को यूरोपीय, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार को पूरा किया था। तो आपको ये पॉइंट नोट करना है आपको। ये जो दास व्यापार हुआ वो 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। जो दास व्यापार कब हुआ? 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। और फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे एवं नोन्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे और जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे, वहां से क्या करते थे? दास खरीदते थे और दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अंटार्कटिका महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 महीने की लंबी यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था। और जो दास होते थे, दास पर एक टैटू बना दिया जाता था, यानी जैसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कि वो टैटू बना दिया जाता था उन पर, यानी उनकी पहचान के लिए कि ये मेरा दास है। तो अपनी पहचान के लिए क्या कर दिया जाता था? टैटू बना दिया जाता था। तो वहाँ उन्हें बागान मालकों को बेच दिया जाता था दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। तो आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है, दोनों पॉइंट। वहाँ इसका नेक्स्ट पॉइंट है, आपको ये पॉइंट नोट करना है कि अंततः 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा और 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालकों को अपने आर्थिक हितों को सुधारने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई और अफ्रीकी उपनिवेशों ने अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया। और जो दास प्रथा थी 1794 में फ्रांसीसी उपनिवेशों ने दास प्रथा से मुक्ति कर दी, यानी उनको छोड़ दिया दासों को कि जाओ भाई अपने अपने घर जाओ। तो उसके बाद क्या हुआ कि 10 वर्ष बाद जब नेपोलियन आया और नेपोलियन ने पुनः दास प्रथा को शुरू कर दिया और जो दास प्रथा थी इसको अंतिम रूप से 1848 में ख़त्म किया गया था। कब? 1848 में। तो आपको ये पॉइंट नोट करके रखना है कि 1848 में क्या कर दिया गया? दास प्रथा का अंत कर दिया। आपको ये ऊपर वाले याद नहीं करना है, याद करना है आपको ये पॉइंट। तो आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। तो क्या हुआ? क्रांति और रोजाना की जिंदगी क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनकी बढ़ती पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदला जा सकता था? तो सन 1889 के बाद के वर्ष में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। अब क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी में क्या है? क्रांति के बाद बहुत से परिवर्तन आए। तो क्या हुआ कि बास्तिल की विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति। कौन सा कानून आया था? 1789 में कानून आया था। कौन सा? सेंसरशिप की समाप्ति। अब सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप होता है
सेंसरशिप होता है राजा की मर्जी के बगैर अखबारों किताबों में कुछ नहीं छाप सकते थे। तो यानी जो राजा होता था, सेंसरशिप होती है क्या कि राजा की मर्जी के बगैर हम अखबारों में कुछ भी नहीं छाप सकते थे, ना बुकों में ना अखबारों में। तो सेंसरशिप की समाप्ति के बाद क्या हुआ कि अखबारों में जो मर्जी वह छपने लगा। यानी हम जिसको हम बोलते हैं बोलचाल की स्वतंत्रता। तो राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री एवं सांस्कृतिक गतिविधियां किताब, अखबारों, नाटकों और राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने लगे और मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों की घोषणा व भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चे, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक पहुंची और उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं और परिवर्तनों का ब्यौरा उन पर टिप्पणी होती थी। जो क्या हुआ है सेंसरशिप की समाप्ति के बाद, यानी अब मीडिया, अखबार वाले जो हैं वह अपनी जो बात है उसको व्यक्त कर सकते थे, राजा के समक्ष रख सकते थे, अब उसके खिलाफ बोल सकते थे। तो क्या होगा, प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत करने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उस सभी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। कब जाने लगे? इस सेंसरशिप की समाप्ति के बाद। तो आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं हम इसका सारांश। तो सन 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट जैसे क्या करती थी, वहाँ की जनता अपना क्या मानती थी, वहाँ का अपना अग्रदूत मानती थी वहाँ की जनता। तो उसने नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति के आधार पर नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। तो पॉइंट नोट करना है कि जो दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक प्रणाली, समान प्रणाली थी, वह किसने चलाई थी? वह चलाई थी नेपोलियन बोनापार्ट ने। और नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को क्या मानता था? अग्रदूत मानता था। तो आपको ये पॉइंट नोट करना है कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद का फ्रांस का सम्राट घोषित किया और उसने यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। नेपोलियन बोनापार्ट को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था खुद को। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि 1815 में नेपोलियन था। 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट था जो उसकी वाटरलू के युद्ध में, बहुत फेमस युद्ध वाटरलू, तो वाटरलू के युद्ध में क्या हुई? इसकी हार हो गई 1815 में। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है। जो स्वतंत्र और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। वही विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर वहाँ की यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ और औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्त कर विचारों को नई परिभाषा दी। और जो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले ठोस उदाहरण थे। तो इस तरह हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। और यदि आपने हमारे लास्ट वीडियो ना देखे हों, इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। और यहाँ पर हमें चैप्टर ख़त्म करते हैं।
और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए चलते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।